हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये आपकी कौन सी यूनिट है। राइटिंग भी मेरी कितनी अजीब सी आ रही है ना। कोई बात नहीं। यूनिट कौन सी है भाई? ये तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। नाम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला कौन सा है आपका? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है भाई? एट रेस्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट समझने वाली बात तो है कि अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पे यही बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? आंसर क्या जाएगा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द branch of physics which deals with the study of what? किस चीज की स्टडी करेगी भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक? बताना। यस, स्टडी ऑफ चार्जेस। और कैसे कैसी कंडीशन में स्टडी करेगी? चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देयर फील्ड्स, कि उनका फील्ड कैसा है। फील्ड यानी कि उनके आसपास का जो एरिया है, उनके होने से कैसे वो चेंज हो रहा है, मतलब उनका होना ना होना के आसपास के एरिया को भी इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनके फील्ड को स्टडी करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बिटवीन देम, इंटरेक्शन बिटवीन देम कौन? चार्जेस। चार्जेस के बीच में किस काइंड की इंटरेक्शन हो रही है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो उनके इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, उनके पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। देयर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कितनी एबिलिटी है उनके अंदर अट्रैक्ट या रिपेल कर देने की। तो ये जो सब सारी चीजें स्टडी करी जाएंगी वो कहां जाएंगी भाई? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जाएंगी, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल लो या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम चार्ज किए जा रहे हैं कब से, तो ये चार्ज क्या होते हैं? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि क्या होता है चार्ज, तो क्या डिफाइन करोगे? बताओ क्या होता है चार्ज? तुम्हें क्या पता है चार्ज के बारे में? तुम्हें मुंह से बोलना पड़ेगा, कमेंट करने की जरूर कोशिश नहीं करनी है। अभी यहां पे बैठे रहो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, ये नहीं, ठीक है। तो आंसर तुमसे मांगा जा रहा है, चार्ज को डिफाइन करो। क्या जानते हो चार्ज क्या होता है? अरे भाई कुछ तो बोलो। नहीं, नो। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द intrinsic property of electron and proton। अब इस लाइन का मतलब बताओ मुझे, क्या होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? माने तो क्या, कैसी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? पढ़ा तो था, भूल गया है ना। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसने कहीं से ऐसे एक्वायर नहीं करी है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज है, अगर कहीं प्रोटॉन है तो उसके पास भी चार्ज है, ठीक है। अगर ये दोनों है तो उनके पास चार्ज भी है। तो ये क्या होती है कि इनकी अंदरूनी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, इन्होंने कहीं से एक्वायर नहीं करी है, जन्मजात है। जब अगर ये पैदा हुए हैं तो चार्ज साथ लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी भाई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, विच इनेबल्स देम to interact with other charges। यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे चार्जेस के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि उनको रिपेल करना है या अट्रैक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो चार्ज होता है वो दो कैटेगरी में या दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो आप। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी,
charges are of two types. Number one, positive charge, and number two, नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटी का मतलब साइन कौन सा है, प्लस या माइनस, तो उसके हिसाब से आपका जो चार्ज है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा भाई, किस पे हम मान के चलते हैं किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज होता है, कितना होता है प्रोटॉन पे चार्ज, अमाउंट। पहली बार नहीं पढ़ रहे, पहले भी आ चुका है। कितना चार्ज होता है इस पे प्रोटॉन पे, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे प्लस, आगे यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पावर में प्लस मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की बजाय यहाँ पे +19 कर देते हैं कि प्रोटॉन है तो उसका चार्ज प्लस में है। भाई चार्ज पोलैरिटी यहाँ से डिसाइड होगी इस वाले नंबर के आगे कौन सा साइन लगा रहे हो, ना कि पावर पे क्या लगा रहे हो। आप पावर पे प्लस लगा दे तो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, इतना चार्ज नहीं होता है प्रोटॉन के पास, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। कितना होता है भाई, उसके पास भी सेम अमाउंट में होता है, बस उसकी पोलैरिटी अलग है, ठीक है। यहाँ जहां मैंने प्लस लगा रखा है उसके आगे क्या आता है माइनस आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पावर भी उतनी, नंबर भी उतना, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइन का फर्क है कि इसके अंदर प्लस में जाएगा, इसके अंदर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। पावर को प्लस माइनस नहीं करना, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, अगर सिर्फ इतना पूछो कि कितना मैग्नीट्यूड, तो पोलैरिटी नहीं बतानी, आप सिर्फ इतना बता दोगे कि 1.6 इंटू 10 कितना है, -19 कूलम चार्जेस है दोनों के ऊपर, क्लियर। उसके बाद आपके पास आते हैं कि चार्ज अगर है तो और चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। चार्ज की क्या पढ़नी है हमें अभी, प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अभी चार्ज जान लिया ना क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही बनती है भाई कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हाँ, अनलाइक चार्जेस attracts each other and like charges, yes, like charges repel each other. अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेकंड क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर। अब ये स्केलर वेक्टर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, +1 क्लास में पढ़ के आए हो ना, नहीं पढ़ा था, ऐसे ही आ गए 12th में। क्या थे स्केलर, यस, इनकी डायरेक्शन नहीं होती, इनको जोड़ने के लिए या इनको माइनस करने के लिए हमें ये नहीं देखना कि किस डायरेक्शन में जाना है। जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है वो चलता है यहाँ पे कि एक 5 है 4 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 9, ठीक है। तो ये सिंपल एडिशन चलता है कि अगर प्लस में 5 है, दूसरा माइनस में 4 है, तो आपका +1 बचेगा। तो इसमें कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अलजेब्रिकल एडिशन इनके अंदर चलता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो भी मैं बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है तुम्हारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो होता है भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अगर किसी को इसका मतलब पता हो तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, नहीं जानते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि भाई मान लो मुझे किसी से चार्ज लेना है, सपोज करो मैं एक एटम हूं, ठीक है। अभी वैसे रियलिटी में ऐसा नहीं है, बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी बॉडी, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं मान लूं कि अगर सपोज करो कि मैं एक एटम हूं और मुझे क्या करना है, मैं किसी दूसरे एटम के पास गई, मुझे क्या कह रही हूं मैं इसको कि मुझे थोड़ा सा चार्ज चाहिए, ठीक है। तो वो पूछ रहे कितना चार्ज चाहिए, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो वो कहेगा भाई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मैं दे सकता। मैं उसको कहूंगी चलो ठीक है 1/4 दे दो, तो वो 1/4 भी नहीं दे सकता। तो उससे पूछ रही कितना दे सकता है, भाई कम से कम कितना दे सकता है, कहेगा भाई कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो तुझे लेना पड़ेगा मेरे से, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं दे सकता। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। तो वही चीज आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि अगर चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपका ट्रांसफर होगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, मिनिमम उतना तो आपको चार्ज लेना ही पड़ेगा। आप 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20, 50, पूरे नंबर वाले जो होल नंबर्स होते हैं उसमें आप कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। लेकिन अगर पॉइंटों की बात करो कि मुझे 1.5 दे दो, मुझे 2.5 दे दो, तो ये पॉइंट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। टोटल चार्ज जो भी उस बॉडी के ऊपर होगा,
ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपको मिलेगा यहाँ पे कि 10 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो सकता है, मे बी 20 जितना हो सकता है, 50 जितना हो सकता है। सो दिस इज द नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट्स में नहीं हो सकता। या फिर अगर मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ जाए यहाँ से कि किसी बॉडी ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो n का नंबर है वो एक होल नंबर ही होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं हो सकता। हेयर n क्या है आपके पास भाई, n की वैल्यू क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स में नहीं हो सकती। बस ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है, और इससे आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट फिलहाल के लिए टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता चार्ज, पॉइंट्स में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई इसकी, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब जानते हो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास तो सुना था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो सुना था, अभी तो करके गए, अभी तो पेपर दिए हैं तुम लोगों ने, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तो है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वो है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपके पास मान लो 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मैंने कह दिया कि +5 कूलम है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने चार्ज बोल दिया भाई -2 कूलम, ऐसे करके चार्ज बता दिया, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। अब मानो ये 2 बॉल है, आपस में टकरा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो टोटल जो चार्ज रहेगा वो टकराने के बाद भी उतना रहेगा। टोटल चार्ज कितना है, अभी मैंने पहले इसमें बताया कि तुम्हें कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो नेट मुझे निकालना होगा, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रूल चलेंगे। एक के पास प्लस में 5 है, एक के पास माइनस में क्या है 2, तो टोटल कितना हो गया आपके पास +3 कूलम का चार्ज। अब अगर ये टकरा भी जाए आपस में तो भी मेरे पास टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए कि मान लो टकरा गया आपस में, टकराने के बाद इसके ऊपर चार्ज हो गया भाई +3 कूलम हो गया इस वाली पे, पहली वाली ऑब्जेक्ट ए, ये भी जो ऑब्जेक्ट ए था उसके ऊपर कितना चार्ज हो गया +3 चार्ज हो गया है, और मुझे कितना चाहिए यहाँ पे टोटल नेट +3 ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरी के ऊपर कितना चार्ज होगा 0, वो न्यूट्रल हो चुकी होगी मे बी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने +3 वाला ले लिया, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मानो मैंने क्या बोल दिया तुम्हें कि भाई जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पास कितना चार्ज है +5 कूलम है, दूसरे वाले के पास कितना है -2 कूलम है। अगर इनका टोटल करूं तो इस पूरे बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है +3 कूलम चार्ज है। अब ये आपस में टकरा गए, ठीक है, या इन्होंने आपस में चार्ज का क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, थोड़ा चार्ज इसने ले लिया, दे लिया, जो भी किया इन्होंने। तो उसके बाद क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट ए था मान लो उसके ऊपर चार्ज आ गया +2 कूलम करके चार्ज आ गया ऑब्जेक्ट ए पे। मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज बताओ कितना है, तो मुझे पता है कि टोटल चार्ज कितना था +3 था, ठीक है। अब इसके पास कितना है +2 है, तो इसके पास कितना होना चाहिए इधर +1 होना चाहिए, ताकि टोटल आंसर अभी भी कितना रहेगा +3 कूलम रहेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। की चार्ज क्या रहेगा आपका कंजर्व रहेगा, जितना पहले था टोटलिंग अभी भी टोटलिंग उतनी ही आनी चाहिए। जैसे उन्होंने आपस में कुछ मर्जी किया, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए, बट टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा दोनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन टाइप कह सकते हो उसको, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। प्रॉपर्टी में क्या जाएगा 5th वन के अंदर कि जो चार्ज होते हैं रेस्ट पे, चार्जेस एट रेस्ट, जो रेस्ट पे चार्ज है भाई उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड बनता है उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगा चार्ज के पास, ठीक है। अगर वो चार्ज रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो उसके पास कैसा फील्ड क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट हो सकता है उसके पास। सेकंड क्या, इसी के अंदर इसी का सब पार्ट लगा सकते हो, अगर जो चार्ज है मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, क्या मतलब है यूनिफॉर्म मोशन का, हाँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ अगर वो चल रहा है तो उसके पास कौन कौन से फील्ड बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी था ही उसके पास। अगर चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, वो रुका हुआ है, चल रहा है, जैसे मर्जी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास है ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। कौन सा फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक दिमाग खोलने वाली चीज होती है जो हमें पता चलती है कि भाई अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर चार्ज चलने लग जाए तो एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। मूविंग चार्ज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जो कि तुम्हारी 3rd यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे भी। इसी कॉन्सेप्ट, सारी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि भाई आपका जो चलता हुआ चार्ज है वो क्या बन जाता है, एक टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम बनाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अगर हम कहीं करंट पास करा रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहां पे क्या बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद 3rd पॉइंट इसके अंदर क्या है, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है भाई,
चार्ज के अंदर क्या आ गया? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मींस कि उसकी वेलोसिटी जो है कभी कम हो रही है, कभी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई? उस कंडीशन के अंदर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, साथ ही साथ वहां पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये आपका 5th यूनिट का कॉन्सेप्ट चला जाएगा, जहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर वहां पे चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस वहां पे क्या होगा? एक एनर्जी भी क्रिएट होगी। ये आपका चार्ज की प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहां तक स्टडी करी हैं। एक बार फिर से बताऊं क्या किया? चार्ज क्या था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास शुरू से है। अगर प्रोटॉन है तो उसके पास ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज लेकर चलते हैं हम कि भाई इसके पास पोलैरिटी के अकॉर्डिंग प्लस में जाएगा चार्ज। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना? माइनस में उतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा हमने कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लगा लो। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जो लाइक चार्जेस हैं, मे बी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होती है, इनका एडिशन करना आसान है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो बेसिक रूल्स, अलजेब्रिकल रूल्स जो होंगे वही फॉलो होंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने तुम्हें कहा कि हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अगर किसी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी चार्ज के ट्रांसफर करने की बात आ रही है ना, तो एक्चुअल में कौन मूव करेगा भाई? हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज बनाना हो चाहे नेगेटिव चार्ज बनाना हो। कैसे? कि अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिसने ले लिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। प्रोटॉन कभी नहीं मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन कहां पे बैठे हुए? अभी प्रोटॉन न्यूक्लियाई के अंदर बैठे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉरी, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जहां पे प्रोटॉन बैठे हुए, इतनी आसानी से नहीं निकलते वो। ठीक है, कि आसानी से कहीं कपड़े से रब हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि वहां पे चार्ज आ गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस से बहुत दूर भी घूम रहे होते हैं, नियर अबाउट फ्री भी गई। मेटल्स के केस में क्या होता है कि लगभग फ्री होते हैं, हल्की सी एनर्जी कहीं से मिल जाती है उनको, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? छोड़ के चले जाते हैं उसको, कि हमें नहीं रहना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स के केस में ऐसा नहीं है। तो कभी भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर प्लस में चार्ज आ रहा है, किसी के ऊपर माइनस में चार्ज आ रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेशक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिव निकल के चला गया, क्योंकि ओवरऑल जो एटम था वो क्या था? न्यूट्रल था। जितना उसके पास पॉजिटिव था उतना उसके पास क्या था? नेगेटिव भी था। अब अगर उसमें से नेगेटिव की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव की तो अधिकता हो गई ना, उसकी वजह से ओवरऑल वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसने एक्स्ट्रा ले लिए, उसके पास क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, सो ओनली इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के ट्रांसफर होने में। और यहाँ पे क्या बात कही गई है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कभी ऐसे टुकड़ों में ट्रांसफर नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या फिर 1.4 चला गया, 1.6 चला गया। कभी पॉइंट्स में नहीं जाएगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 3 4 5 मैक्सिमम कितने मर्जी जा सकते हैं, लेकिन होल नंबर में ही ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भी पॉइंट्स में हो गया। ठीक है, अगला क्या देखा कि चार्ज क्या होता है? आपका क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, वो समझ में आ गया कि टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर बाहर से कोई चार्ज का आना जाना नहीं हुआ है तो। उसके बाद आगे मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब रेस्ट में है चार्ज तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक प्लस कौन सा आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ क्या? एनर्जी भी आ जाएगी। क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कैसे नापते हैं चार्ज को। ठीक है, क्या जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका? यूनिट्स ऑफ चार्ज। बताना, वैसे मैं बता चुकी हूं, जो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया उसके अंदर आ चुका है कि भाई चार्ज की यूनिट क्या होगी। यस, ऐसा यूनिट क्या बनेगी? वही हमने +1 में भी बार बार स्टडी कर रखा है। 2 टाइप की यूनिट हम बेसिकली स्टडी करते हैं, एक ऐसा यूनिट होती है, दूसरी कौन सी होती है आपके पास? सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट कौन सी चलेगी? इसकी कूलम चलेगी। ठीक है, कूलम को जानते हो? साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस के बारे में स्टडी किया, तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट है कूलम। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे इसको? सी, छोटे वाला सी वैसे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रूल्स होते हैं, +1 क्लास में हमने सीखे हैं कि भाई किसी साइंटिस्ट के यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो डिनोट कैसे करेंगे इसको? सी से। सीजीएस यूनिट क्या बनेगी इसकी भाई? सीजीएस यूनिट बनेगी इसकी स्टैट कूलम, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म में आप ESU लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन भी एक साइंटिस्ट रहे हैं,
ठीक है, उनके नाम पे इसकी सीजीएस यूनिट रखी गई है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि इनमें से कौन सी चार्ज की यूनिट नहीं है, तो उसमें फ्रैंकलिन भी ऑप्शन था, तो कई सारे बच्चों ने फ्रैंकलिन को वहां पे क्या कर दिया था कि ये वाला राइट ऑप्शन है कि ये चार्ज की यूनिट नहीं, ये चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट आप तीन तरीके से यहाँ पे स्टैट कूलम बोल सकते हो, एक ही बात है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है सेम है, ठीक है, एक फ्रैंकलिन, एक स्टैट कूलम, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अमाउंट में इक्वल है, सिर्फ नाम अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है इसकी, उसको बोल सकते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये तब काम करेगी जब हमें लार्ज अमाउंट के अंदर चार्ज को नापना तोलना होगा, तो वो चीज, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है इनके अंदर, कई बार आपको जो कोई न्यूमेरिकल है उसमें सीजीएस यूनिट के अंदर अगर दे दिया और बाकी चीजें एसआई में चल रही है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए रिलेशनशिप पता होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है भाई, जो 1 कूलम होता है उसके अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम होते हैं, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्स जब मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, 1 कूलम बनेगा आपके पास, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूनिट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जब 10 कूलम मिलेंगे तब तुम्हारा एक EMU बनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनेगी। 10 कूलम, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, SI यूनिट से 10 गुना बड़ी है, 10 कूलम मिलेंगे तब जाके आपका एक EMU बनेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU, 10वां हिस्सा है EMU का, वो 1 कूलम है, क्लियर। सो ये इनके रिलेशनशिप है और ये इसके क्या है, यूनिट है चार्ज की, ठीक है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्या ज्यादा पढ़ लिया क्या, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड ही 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। आज के लिए इतना ज्यादा तुम्हें थकाएंगे नहीं हम कि भाई कभी घर जाके कहो मैं निकल जा रहा, अभी बच्चे ही नहीं आ रहे, है ना, बच्चे आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, तुम्हें कंटिन्यू करना है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, पहले इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है कि अगर बच्चों को समझ रहे हो कि भाई 1-2 क्लास तुम्हारी जो स्किप हुई है आप देख लो, इसमें से कोई मेरा यही नहीं है कि भाई मैं आज वीडियो बनाऊंगी और मैं सुबह उठूंगी तो ओ माय गॉड यूट्यूबर बन गई मैं, तो है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ सोच के मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए कि मुझे बार बार रिपीट ना करनी पड़ी चीजें, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जो हो गया वो हो गया, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। हाँ, न्यूमेरिकल लिखिए भाई, स्टेटमेंट लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कराऊंगी, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं तो कराऊंगी, मैं खड़ी कराने के लिए हूं यहाँ पे। अच्छा, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है भाई, पहली बात तो ये कोशिश जरूर करनी है, आए चाहे ना आए वो बात की बात है, और ऐसा हो नहीं सकता, मतलब अगर मैंने मान लो कि मैंने 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ करा दिया और 1-2 तुमने घर जाके अपने, क्योंकि इस टाइम का जो टाइम है ना तुम्हारा वो बिल्कुल फ्री है, इस टाइम कोई बर्डन नहीं है, स्कूल की तरफ से नहीं, किसी चीज की तरफ से नहीं, ठीक है। तो 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ करा दिया, 2-4 घर में बुक खोलो, उसको देखो, ट्राई करो, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है भाई, 1-2 बार और देख लो, उसको रिपीट करोगे 2-4 बार, जब तुम्हारी आंखों के सामने से बार बार चीज निकलेगी ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम उसको सीखो ना, 100% नहीं, कम से कम 70-80% तो चीज जाएगी दिमाग में, तो न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं, उससे डरना नहीं है। हाँ जी, आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एंड योर आंसर इज 4 पॉइंट कितना, -10 कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, लगाना है इसके नीचे करके 0.00000 करके, इतना पॉइंट में इतना एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा ही नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट वही लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला ही। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल चार्ज है वो क्या है भाई, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका। अब टोटल चार्ज है कितना, 1 कूलम, यही तो पूछा है, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम इज इक्वल टू n की वैल्यू मुझे निकालनी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -19 है कूलम में, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, n ही तो पूछ रखा है इन्होंने, n की वैल्यू निकाल दो, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19, सोल्व करो, इसका पॉइंट उठाओगे, यहाँ से क्या बन जाएगा
10 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर गया तो प्लस का 19 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। 5 डिवाइड बाय क्या हो गया 8, सोल्व करो। 5 बाय 8 कितना आता है? हवा में नहीं करना, कॉपी पे करना है। हम्म, 7 पे कहां जाएगा? भाग करना नहीं आता, क्या करके दिखाऊं? ना जाने की 0.50 बन गया। 18 6 जा 48, 6 पे गया 48 आ गया, 2 बचे, एक और 0 उतार लो, 4 40 बनेगा, 5 पे जाएगा। कितना आंसर आया? 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना है भाई? प्लस में 19 है। क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई यूनिट नहीं लगेगी यहाँ पे। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले ना, संख्या ही तो है, तो उसके पीछे कोई यूनिट मत चिपका के आ जाना। तो ये n की वैल्यू है। अगर तुम इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखना चाहो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, जब भी ये जो पॉइंट होता है ना इधर की तरफ खिसकेगा, यानी कि राइट साइड में जब ये आगे बढ़ता है तो पावर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इसकी पावर एक पॉइंट आगे बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 2 पॉइंट आगे बढ़ाती तो 17 रह जाती, 3 पॉइंट आगे बढ़ाती तो कितना? 16 रह जाती। ठीक है, तो आंसर विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 18 का मतलब जानते हो? एक के पीछे 18 बार 0 लगेगी, 18 बार 0। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक कूलम बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक कूलम बनाना भी कोई छोटी चीज नहीं है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तब जाके एक कूलम चार्ज इकट्ठा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लिखो, इज द चार्ज of 5.8 into 10 to the power minus 18 कूलम पॉसिबल? क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्या इस अमाउंट का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? कि तुझे गलत पता है भाई, अजय नहीं हुआ। फॉर्मूला यही लगेगा, Q इज इक्वल टू NE। अगर n की वैल्यू आ गई भाई 1 2 3 4 5 6 10 12 20 25 30, कोई भी पूरा नंबर, तो ये पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू आई पॉइंट्स में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब तुम चेक करो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको अप्रोक्सीमेट करके नहीं छोड़ना है, इसको पूरा डिवाइड करके देखना पड़ता है कि हाँ भाई पॉइंट्स में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तभी एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं। टोटल चार्ज कितना है? n निकालना है और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे उड़ा दो और तुम्हारा n की वैल्यू आ जाएगी 58 डिवाइडेड बाय, नीचे नहीं होकर, डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर कितनी जाएगी आपकी? इधर 10 टू द पावर माइनस 18 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन गया है। ठीक है, 1 बन गया। ठीक है, 58 डिवाइड बाय 16 करोगे, करना कितना आंसर आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग, 3.3, चल वट जो भी 3 पॉइंट, अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा भाई? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉइंट्स में नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे कि भाई 6.25 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अगर ये इकट्ठा होंगे, ऊपर पावर भी चल रही है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तब जाके एक कूलम बनेगा। तो यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने पॉइंट्स में बोल रखे हैं और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई पॉइंट्स में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका पॉइंट्स में आंसर आया है इसका मतलब इतना जो चार्ज है बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता। तो दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर मतलब क्या हो रहा है कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आया था कि भाई लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब आपका एक कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। तो 0.2 ये जो है 0.25 जो है पॉसिबल है ही नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पे पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक कूलम बनेगा। तो वहां पे आया आंसर भाई लगभग इतने, एग्जैक्ट इतने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे। तो
एडवाइस है कि घर जाके एक बारी बुक खोल के जरूर देख लेना कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो रुके और पूछ के जाए, डाउट घर लेकर नहीं जाने हैं।